ध्यान नहीं देंगे तो कब आपके दिमाग से टॉपिक बाहर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सेंसिटिव मुद्दा है, सीट बेल्ट आप लोग टाइट कर लेंगे, नोटबुक और पेन निकाल लेंगे, पूरे फोकस पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। तो आप डेफिनेटली यार आए हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ ना कुछ लेकर जाना है। सक्सेस की एक खास बात होती है, आपको बता दूं सेशन को स्टार्ट करने से पहले, उसी पर फिदा होती है, उस पर फिदा हो जाती है जो मेहनत करता है। तो मेहनत करने में हमें बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना है और सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी। शर्त यह है कि लगातार मेहनत हमें करनी है। डेफिनेशन क्या कहती है? द वेट और मास ऑफ सब्सटेंस दैट कंबाइन और डिस्प्लेस 1.008 पार्ट्स बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन और 8 पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन, और इतना ही नहीं 35.5 पार्ट्स बाय वेट ऑफ क्लोरीन। इसके अलावा और क्या देखा था, क्या क्या देखा था? 80 पार्ट्स बाय वेट ऑफ ब्रोमीन और 108 पार्ट्स बाय वेट ऑफ सिल्वर। ये मुझे लगता है आप लोग फील कर चुके हैं, इस बात को आप अपने दिल तक पहुंचा चुके हैं कि 1.008 पार्ट्स, या फिर इसे हम ग्राम यूनिट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जानते हैं ना आप ये बात? लास्ट सेशन में डिटेल में हमने यार बात की थी, लास्ट सेशन में डिटेल में हम इससे रिलेटेड बातचीत कर चुके हैं। इतना ही नहीं 35.5 पार्ट्स बाय वेट ऑफ क्लोरीन, या फिर अगर ग्राम यूनिट में एक्सप्रेस किया जाए तो 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। जी हाँ, इन सभी को ग्राम यूनिट के साथ एक्सप्रेस किया जाए तो ये सभी आपस में इक्विवेलेंट है, और ये 80 ग्राम ऑफ ब्रोमीन के साथ इक्विवेलेंट है। इतना ही नहीं बल्कि यहां पर सिल्वर की बात भी की जा सकती है, 108 ग्राम ऑफ सिल्वर भी इन सभी के साथ इक्विवेलेंट है। इतना ही नहीं, लास्ट सेशन में हमने बात की थी किसी दूसरे सब्सटेंस का वह वेट, वह मास, जो इतने मास के साथ, इन स्टैंडर्ड मास को यहां पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इन स्टैंडर्ड मास में से किसी भी स्टैंडर्ड मास की हम लोग बात कर लें, इसके साथ दूसरे सब्सटेंस का मास या तो कंबाइन हुआ है या फिर वह सब्सटेंस इतने मास को, इनमें से किसी को भी पिक किया जा सकता है। हाँ, क्वेश्चन में इनमें से कोई भी दिया हो सकता है। इतने मास को वह सब्सटेंस अगर डिस्प्लेस कर रहा है तो सब्सटेंस का वह वेट क्या कहलाएगा? वह इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। तो करना क्या है? बार बार रिवीजन करनी है, और क्या करना है? क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। A1 ग्राम ऑफ एलिमेंट, देखिए ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट को रीड करेंगे, स्टेटमेंट आपकी नोटबुक में भी है, ध्यान से देख लो। A1 ग्राम ऑफ एलिमेंट गिव्स A2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। यही था क्या? या फिर क्लोराइड की बात की थी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए। इस टाइप के 2 क्वेश्चन पॉसिबल है, एक क्लोराइड से रिलेटेड है और दूसरा हमारे पास ऑक्साइड से रिलेटेड है। क्वेश्चन हमारे सामने बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में है। सर तो ये है कि हमें इक्विवेलेंट वेट को यहां देखिए फाइंड करना है। कर लेंगे, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया तो इक्विवेलेंट वेट को फाइंड कर लेंगे। एक बात बताएं आप मुझे, ऑक्साइड में क्या क्या होगा? मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, इसमें मेटल होगी और ऑक्सीजन होगा। कोई एलिमेंट का ऑक्साइड है तो क्या होगा? एलिमेंट होगा, ठीक है, एलिमेंट होगा और ऑक्सीजन होगी। हाँ, ऑक्सीजन होगी, बिल्कुल होगी। जैसा कि आपको बताया गया है, A1 ग्राम ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट का जो वेट है दैट इज A1 ग्राम, एलिमेंट का जो वेट है दैट इज A1 ग्राम, गिव्स A2 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड का जो वेट है दैट इज A2 ग्राम, ऑक्साइड का जो वेट है दैट इज A2 ग्राम, ठीक है, वेट ऑफ ऑक्साइड इज A2 ग्राम। देन व्हाट विल बी वेट ऑफ ऑक्सीजन? देखिए ऑक्साइड में ये दोनों चीजें हैं और दोनों के वेट को मिलाकर वेट कितना मिल रहा है? A2 मिल रहा है, और अकेले एलिमेंट का वेट कितना है? A1 है। टोटल वेट इज A2
and weight of element is A1, then what is weight of oxygen? टोटल में से अगर हम एलिमेंट के वेट को हम माइनस कर दें, then rest weight is weight of oxygen. हाँ, बचा हुआ जो वेट होगा किसका वेट होगा? अरे दोनों को मिलाकर A2 मिलता है, ठीक है. A1 प्लस जो इसका वेट X है, इन दोनों को मिलाने से हमें A2 मिलता है, ठीक है. A2 में इन दोनों से कंट्रीब्यूशन मिलता है. तो आप मुझे बता दें, अगर A2 में से इस A1 को माइनस किया जाए, हाँ टोटल में से इसको माइनस किया जाए, तो हमें वेट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा, यानी A2 माइनस A1. A2 माइनस A1 ग्राम इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, क्लियर है बात? हाँ, टोटल इतना वेट है. और अलग अलग से बात की जाए, ये A1 दिया है तो ये कितना होगा? A2 माइनस A1 होगा. काफी सारे स्टूडेंट बोलेंगे हम टोटल करके चेक करना चाहते हैं. कर लो टोटल, कोई टेंशन वाली बात नहीं. दिस प्लस दिस ऐसा कर रहे होंगे तो A1 से माइनस A1 कैंसिल हो जाएगा और आपको A2 ही मिल जाएगा. मतलब कहानी बिल्कुल बराबर से एक्सप्लेन की गई है. अब देखिए, ये जो वेट आपस में इक्विवेलेंट होंगे, हाँ ये एक दूसरे के साथ रिएक्टेड है, आपस में क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे. क्या इस वेट को हम इक्विवेलेंट वेट बोल दें? ये वेट आपस में रिएक्ट हुए हैं, इक्विवेलेंट है, लेकिन स्टैंडर्ड वेट ऑक्सीजन का 8 होना चाहिए, तब जाकर एलिमेंट के वेट को हम इक्विवेलेंट वेट बोल सकते हैं. क्या ये 8 है? बाय डेफिनेशन देखिए, ऑक्सीजन का वेट कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए. ठीक है, क्या है यहां पर? O का वेट 8 है? नहीं, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट वेट नहीं है. इसको हमें स्टैंडर्ड बनाना होगा. इसको प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड कैसे बनाया जा सकता है? इसको हम 8 में कैसे तब्दील कर पाएंगे? टेक्निक बिल्कुल साफ है, मकसद बिल्कुल साफ है. लास्ट सेशन में आपको बताया गया है, इसको पहले 1 बना लो और फिर 8 से मल्टीप्लाई कर लो. कैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. क्या कुछ नहीं हो सकता है? ठान लेंगे तो जो सोचा है वो हो जाएगा. तो क्या करें? A2 माइनस A1 से इसको डिवाइड करें और इसको भी एक काम करें, A2 माइनस A1 से डिवाइड करें. हाँ, सेम ऑपरेशन दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. तो देखिए, ऐसा करने से A2 माइनस A1 से दोनों तरफ डिवाइड किया जाए तो ये 1 बन जाएगा. कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा. लेकिन क्या हमें 1 ही चाहिए? नहीं, हमने 1 तो बनाया है, फाइनली तो हमें ये 8 चाहिए. तो आसानी के साथ इसको 8 बनाया जा सकता है. इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कीजिए. क्या मिलता है? ऐसा करने पर क्या मिलता है? 8 इंटू A1 बाय A2 माइनस A1 ग्राम वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. यानी ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ एलिमेंट का इतना मास कंबाइंड है. एलिमेंट का इतना मास कंबाइंड है, वह मास, वह वेट जो इनमें से दिए गए किसी स्टैंडर्ड वेट के साथ कंबाइंड हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या नाम देंगे? इसे हम इक्विवेलेंट वेट बोल देंगे. जी हाँ, इसको हमने स्टैंडर्ड वेट में तब्दील कर लिया और ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड वेट 8 होता है. तो मेरा मकसद बिल्कुल साफ था, इसे 8 में तब्दील करना है. तो क्या किया? पहले 1 बनाया, फिर 8 से मल्टीप्लाई किया. यानी A2 माइनस A1 से इस तरफ भी डिवाइड किया और A2 माइनस A1 से इस तरफ भी डिवाइड किया. ठीक है, इसके बाद 1 बन गया, फिर 8 से इसको मल्टीप्लाई किया, 8 से इसको मल्टीप्लाई किया. कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है. चलें आगे फिर. ठीक है, 8 ग्राम के साथ जो वेट एलिमेंट का कंबाइंड, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट. डेफिनेशन आप जानते हैं. अगर सिमिलर क्वेश्चन क्लोराइड पर बेस्ड आपके सामने पेश किया जाए, A1 ग्राम ऑफ एलिमेंट ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन, लिखिए जल्दी से. क्लोराइड पर बेस्ड आप एक क्वेश्चन लिखिए. A1 ग्राम ऑफ एलिमेंट ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्लोरीन. ठीक है, गिव्स A2 ग्राम ऑफ इट्स क्लोराइड. क्लोराइड का वेट मिलता है A2 ग्राम. कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट. क्लोराइड पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्लोरीन का स्टैंडर्ड वेट कितना होना चाहिए ये आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. तभी जाकर आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन को महसूस कर पाएंगे. आप ध्यान से देखिए, डेफिनेशन को बिल्कुल ध्यान से देखिए. आई होप क्वेश्चन तो आपने नोट कर ही लिया होगा, नहीं तो नोट कर रहे होंगे, हो जाएगा नोट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. क्लोरीन का स्टैंडर्ड वेट देखिए आप 35.5. ठीक है,
तो यहां देखिए A1 ग्राम ऑफ एलिमेंट गिव्स A2 ग्राम ऑफ क्लोराइड, देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इज, ये एलिमेंट मेटल भी हो सकता है, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर आपको बात? तो क्या किया जाए इस केस में प्यारे बच्चों, क्या किया जाए इस केस में? इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे हमने ऑक्साइड को दो हिस्सों में तोड़ लिया, वैसे हम लोग क्लोराइड को भी दो हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे। एलिमेंट क्लोराइड है, ठीक है, तो इसको हम दो हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे। एलिमेंट का क्या है? क्लोराइड है। हमारे पास मेटल क्लोराइड है या फिर किसी एलिमेंट का क्लोराइड है, मान लो आप, ठीक है, दो हिस्सों में तोड़ लेंगे इसको, यानी इसमें एलिमेंट तो है ही, ये कोई मेटल भी हो सकती है, साथ में क्लोरीन भी है। हाँ, इनके मिलने से, इनके संगम से ये क्लोराइड बना है। इसका जो मास है, क्लोराइड का जो मास है, दैट इज A2 ग्राम, ये मेंशन किया गया, ये A2 ग्राम है। इसको तो और जल्दी हम अप्रोच कर लेंगे, ठीक है। एलिमेंट का मास कितना है? गिवन है, दैट इज A1 ग्राम, ठीक है। बात क्रिस्टल क्लियर है। टोटल वेट इज A2 ग्राम। हाँ, क्लोराइड का वेट इज A2 ग्राम, जिसमें एलिमेंट भी है और क्लोरीन भी है। अगर इसमें एलिमेंट का वेट आपके सामने A1 ग्राम लिखा हुआ है, A1 ग्राम आपके सामने बताया गया है, ठीक है, तो आप यहां से तुरंत लिख देंगे, हाँ, देखकर लिख देंगे A1 ग्राम एलिमेंट का वेट है, तो क्लोरीन का वेट कितना होगा? A1 इज वेट ऑफ एलिमेंट एंड A2 इज टोटल वेट, देन वेट ऑफ क्लोरीन इज A2 माइनस A1। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए A2 माइनस A1, तो यहां टोटल ये है और एलिमेंट का वेट ये है। टोटल में से इसे अगर माइनस किया जाए तो क्लोरीन का वेट मिल जाएगा। हाँ, जो रिमेनिंग है इसमें, उसका वेट हमारे पास होगा A2 माइनस A1 ग्राम जो वेट है, दैट इज वेट ऑफ क्लोरीन। आप टोटल कर भी सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। अब टोटल कर लो। हाँ, अब टोटल करने से आपको कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? A2 मिलेगा, ठीक है। टोटल करने से कितना मिलेगा? A1 से माइनस A1 कैंसिल हो जाए, A2 ही मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? तो यार कई बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, एक बार छोटे छोटे बच्चे ही पूछते हैं, बहुत बड़े बच्चे तो बहुत ज्ञानी बन जाते हैं। तो काफी बार जब मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करता हूं तो कई बार ये क्वेश्चन देखिए सामने आता है कि सबसे बड़ा गुरु क्या है? क्या लगता है आपको, सबसे बड़ा गुरु कौन है? बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैं बच्चों से पूछता हूं, तो कोई कुछ आंसर करता है, कोई कुछ करता है। मेरा तो एक सीधा सा आंसर है, सबसे बड़ा गुरु होता है ठोकर, एक्सपीरियंस। जिसको ज्यादा है उसको बड़ी महारत हासिल है, उसको बड़े लेवल का आशीर्वाद मिल चुका है। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन को हम पहले एक्सपीरियंस कर चुके थे, ठीक है। अब देखना हमारे लिए कितना आसान हो गया। ये काम सबने कर लिया होगा और सबने इसको 1 भी बना लिया होगा, है ना। ये वेट आपस में इक्विवेलेंट है, इसको 1 भी बना लिया होगा। कैसे? आप जानते हैं, ये A2 माइनस A1 जो भी दिया है ना, उसी चीज से आप डिवाइड कर दो। कई बच्चे कहेंगे ऐसे कैसे डिवाइड कर दो? अरे मैंने एक तरफ डिवाइड नहीं किया उस चीज से, सेम मैंने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में रखा है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो चीज मैंने इस तरफ रखी, जो ऑपरेशन मैंने यहां पर देखिए अप्लाई किया है, सेम ऑपरेशन यहां भी अप्लाई कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता किसी को इसमें आपत्ति होनी चाहिए, ठीक है। मैथमेटिकली तो आप लोग मीनिंग समझ रहे होंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो कहानी वही आ जाएगी जो पहले थी, ठीक है। जो ऑपरेशन आपने इधर अप्लाई किया वो इधर अप्लाई करेंगे, तो वेट अब भी क्या होंगे? अगर पहले इक्विवेलेंट थे तो अब भी क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। क्या स्टैंडर्ड वेट है? नहीं, इसको स्टैंडर्ड बनाया जा सकता है। पहले हमने इसको 1 बना लिया, इस प्रकार से काट पीट कर मैंने इसको 1 बना दिया। अब क्या करें? अब इसको 35.5 से मल्टीप्लाई कर दें। जो ऑपरेशन हम इस तरफ अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन इस तरफ अप्लाई करने पर ये कहानी गड़बड़ाएगी बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। ये कहानी जो है जैसे पहले सेट थी कि वेट आपस में इक्विवेलेंट थे, बाद में भी वेट आपस में क्या रहेंगे? इक्विवेलेंट रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। क्या इसे इक्विवेलेंट मास अब बोल दिया जाए? क्या इसे अब इक्विवेलेंट वेट बोल दिया जाए? आपस में तो इक्विवेलेंट है, बात बिल्कुल सही है। क्या अब हम इसको इक्विवेलेंट वेट बोल सकते हैं? जी हाँ,
56 इंच के सीने के साथ बोल सकते हैं ये अब इक्विवेलेंट वेट बन चुका है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का स्टैंडर्ड वेट हमने कितना बना लिया है, बाय डेफिनेशन देखिए कितना बना लिया है, 35.5। हाँ, इस प्रकार की टेक्निक से हम लोग यार स्टैंडर्ड वेट में तब्दील कर देंगे, किसी एक के वेट को स्टैंडर्ड वेट में तब्दील कर देंगे। जैसे ऑक्सीजन का हमने 8 बना लिया, क्लोरीन का हमने 35.5 बना लिया। और इसके रिस्पेक्ट में देखिए सब्सटेंस का जो भी वेट कंबाइंड है दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। इसका आंसर ये आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। काफी सारे बच्चे तो ऐसे भी आंसर करते हैं, ऑक्सीजन का केस था और सर यहां देखिए 8 था, हाँ डेफिनेशन में भी 8 मिलता है। क्लोरीन का केस है तो यहां क्या आएगा, 35.5 आएगा। क्लोरीन का केस है तो 35.5 आएगा। यहां पर हाइड्रोजन का केस हुआ तो क्या आएगा, अगर कहीं पर एलिमेंट हाइड्राइड की बात कर रखी हो, मेटल हाइड्राइड की बात कर रखी हो, फिर क्या आएगा, यहां 8 नहीं आएगा, 35.5 नहीं आएगा। बाय डेफिनेशन देखिए क्या दिया है, 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, इस वेट को स्टैंडर्ड वेट माना है। तो अगर मेटल हाइड्राइड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ऑक्साइड से क्लोराइड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होगा, तो उसके आंसर में यहां 35.5 और 8 नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, मेटल हाइड्राइड का क्वेश्चन और मेटल का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना, तो यहां पर 1.008 मिलेगा। कैसे मिलेगा सोचना आप, ठीक है, सोच लो तो अपने नोटबुक में भी इसको बयां कर लेना, ठीक है, नोट लगा लो यहां पर, ये आपको सोचना है, ये आप दिमाग लगाएंगे, ठीक है, लगा लेंगे। हाँ, इतना सब कुछ आपने अगर देख लिया है, सच्ची में आपने पूरी शिद्दत से अगर इस बात को फील किया है, तो डेफिनेटली यार इसके अंजाम तक भी आप पहुंच पाएंगे। कोई हाइड्राइड दिया है, कोई हाइड्राइड दिया है, दैट इज A2 ग्राम, सोचना दैट इज A2 ग्राम, ठीक है। और इसमें यह भी मेंशन किया गया है, इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि एलिमेंट का जो वेट है, वेट ऑफ एलिमेंट इज, जैसे अभी तक हम कंसिडर करते आए हैं, A1 ग्राम, ठीक है, A1 ग्राम, एलिमेंट का वेट इज A1 ग्राम, A1 ग्राम, ठीक है। हाइड्राइड है, हाइड्राइड है तो एलिमेंट के अलावा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का वेट कितना है ये आपको सोचना है। स्टैंडर्ड वेट क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड वेट के साथ एलिमेंट का वेट कितना कंबाइंड है, ये आपको दिमाग लगाना है। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इन गिवन हाइड्राइड, ठीक है, फाइंड कर लेंगे। नोट्स भी मैं आपके साथ यार शेयर कर रहा हूं, लेक्चर फिनिश होने के बाद आपको आपके ग्रुप पर नोट्स मिल जाएंगे, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है, कहीं कुछ मिस हो रहा है, तो कुर्सी की पेटी बांधे रखो, ठीक है, लेक्चर को छोड़कर मत जाओ, सारी बातें सुन लो। देखो इक्विवेलेंट वेट के बारे में सब कुछ आप जान लोगे, नोट्स बाद में भी बन जाएंगे, ठीक है। ट्राई करो मैक्सिमम जितना साथ साथ आप लोग नोट कर पाओ, अगर पूरा नोट कर पाओ वेरी गुड, नहीं नोट कर पाते तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको आपके ग्रुप के ऊपर PDF नोट्स मिल जाएंगे, वहां से रेफर करते हुए आप लोग नोट्स बना लेंगे, ठीक है। हाँ, अगले सेशन में देखिए वहां से स्टार्ट करूंगा जहां इस सेशन में आपको लास्ट में छोड़ूंगा, ठीक है। ये मत सोचना इस पार्ट को हम फिर से रिपीट करेंगे, नहीं। जितने स्टूडेंट इस लेक्चर में आए हैं वेरी गुड, नहीं आए हैं तो उनको लेक्चर देखना होगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर अवेलेबल रहेगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, चलिए आपने नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, इससे आप इक्विवेलेंट वेट में 7वें आसमान पर पहुंच रहे होंगे। हाँ, इक्विवेलेंट वेट में जो हल्के फुल्के डाउट्स हैं, जो हल्की फुल्की बातें फंस रही हैं, कुछ हद तक ये कॉन्सेप्ट जो है स्मूथ हो रहा होगा आपके लिए, ठीक है। आप लोग और ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे इस कॉन्सेप्ट के अंदर। देखिए कौन कौन से मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। ऐसा आपने 9th 10th स्टैंडर्ड में एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया होगा। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक ग्रेनुअल्स को आपने डाला होगा तो बबल्स आपको दिखाई दिए होंगे, H2 गैस इवोल्व होती है वहां से, यह आपने महसूस किया होगा, ठीक है।
तो वैसा ही कुछ हम लोग यहां भी देखने वाले हैं। मोर रिएक्टिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, लिखिए मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड का नाम है, जिसमें हम इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे क्यों कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन का टाइप है, ठीक है, तो आसान बनाने के लिए, न्यूमेरिकल्स को आसान बनाने के लिए थ्योरी पार्ट हम लोग देख रहे होंगे, फिर इस थ्योरी पार्ट को क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे होंगे, तो क्वेश्चन आसानी से बन पाएंगे और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का जो मुद्दा है ये कुछ हद तक आपके लिए आसान होता हुआ नजर आ जाएगा। इसलिए कुछ मेथड्स की हम लोग बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक में ये तमाम मेथड्स नहीं दिए। नंबर 1, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिडिक सॉल्यूशन, हाँ, फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो सकती है अगर हम ज्यादा रिएक्टिव मेटल को डाल दें। जिंक मेटल को डाला जाता है, जिंक ग्रेनुअल्स को डाला जाता है। पाउडर्ड फॉर्म में जिंक मेटल को जब हम डालते हैं तो जिंक रिएक्ट हो जाता है H+ आयंस के साथ, तो होता क्या है, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती, बबल्स दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम जनरलाइज करना चाहे, क्योंकि मेटल तो कुछ भी हो सकती, कोई भी हो सकती एग्जाम में, ठीक है, तो हम क्या कर रहे होंगे, कोई मेटल M मान लेंगे। आर्बिट्री केस की हम लोग बात कर रहे होंगे, कोई मेटल हम M मान लेंगे, ठीक है। H+ खूब सारे हैं, कौन सा एसिड है, ये मेरा H+, ये तेरा H+, रसायन में ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा भेदभाव तो होता नहीं है, H+ तो H+ है, ठीक है। इससे ही हमें काम चलाना है, कहानी को बनाना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की जो इच्छा रखती है। हाइड्रोजन से जितने ऊपर मेटल मिलेंगे आपको, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल मिल रही होंगी, ठीक है। ज्यादा ऊपर है तो और ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो है ये डिक्रीज हो रहा होगा। यानी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो है सॉल्यूशन के अंदर उन मेटल्स की ज्यादा होती है जो हाइड्रोजन से काफी ऊपर है, ठीक है। इन तमाम मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन देने से होगा क्या, देखिए, मेटल तो इलेक्ट्रॉन दे रही होगी, मेटल तो इलेक्ट्रॉन दे रही होगी, जो H+ है ये इलेक्ट्रॉन्स को कैच कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन का होता नेगेटिव चार्ज और H+ पर होगा पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होता है, आप जानते होंगे, ये तो कुदरत का करिश्मा है, ऐसा तो होता ही है। तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देखिए H+ के पास जाएगा और H+ हाइड्रोजन गैस के अंदर तब्दील हो जाएगा, हाँ ऐसा ही होगा, H2 गैस बनेगी, इवोल्व होगी, बबल्स आपको दिखाई देंगे। अब सवाल ये उठता है, इस मेटल ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, 1 2 3 4 5, कितना। जनरल केस की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं मेटल ने N इलेक्ट्रॉन लूज किया, नोट कीजिए, मेटल ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक एटम ने N इलेक्ट्रॉन लूज किया। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर, जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो +1 चार्ज मिलता है, इसकी खोपड़ी में +1 चार्ज मिलता है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, ठीक है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। ये कौन कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये वैलेंसी के कॉन्सेप्ट से हमें पता चल रहा होगा, हल्का फुल्का वैलेंसी के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता तो भी टेंशन मत लीजिए, आगे हम जान रहे होंगे, ठीक है। ये केमिस्ट्री के हम पहले दूसरे चैप्टर के अंदर ही हैं, आगे चलेंगे केमिस्ट्री के बारे में खूब सारी बातें हम लोग सीख रहे होंगे, तो वैलेंसी वगैरह के बारे में हम जान लेंगे, अभी चिंता मत कीजिए आप लोग, ठीक है। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम 3+ बन रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कितनी वैलेंसी हो सकती है, इसके बेसिस पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हमें कंसीडर करना होगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, वैलेंसी +1, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, वैलेंसी +2। वैलेंसी अगर एल्यूमिनियम की 3+ है तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, नेटिव स्टेट से एल्यूमिनियम 0 की फॉर्म में है तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, बोलो, 3 इलेक्ट्रॉन का। ये बात क्लियर है। अब जरा सोचो, अगर यहां इसकी वैलेंसी N+ हो जाए, N+ हो जाए, अगर ये N+ वैलेंसी के साथ ज्यादा स्टेबल हो, N इलेक्ट्रॉन को अगर ये लूज कर दे तो आपको क्या लगता है, N+ लिखना सही है, हाँ N+ हो जाएगी वैलेंसी। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा +1, 2 लूज करेगा +2। जनरलाइज्ड केस की बात करनी, मान लेते हैं N इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, N+, ठीक है। डाउट तो नहीं है इस बात में, चलिए ये पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, एक H+ will accept 1 इलेक्ट्रॉन
1H+ विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा है तो देखिए हाफ H2 बनेगा, हाँ H2 गैस बनेगी। क्लियर है बात? अगर एक H+ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, एक H+ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो आप बताइए ये n इलेक्ट्रॉन कितने H+ में जाएंगे, कितने H+ में समाएंगे, कितने H+ चाहिए इन n इलेक्ट्रॉन्स को खाने के लिए। एक H+ एक इलेक्ट्रॉन को खाएगा, ये n इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन, कितने H+ चाहिए, NH+ चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। इसको n से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी n से मल्टीप्लाई करना होगा, या n इलेक्ट्रॉन हमारे पास तो NH+ होने चाहिए। आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हुई होगी। चलिए एग्जाम्पल से हमने इस बात को भी अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम राइट साइड बात कर रहे होंगे। n इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो खोपड़ी में चार्ज कितना होगा, N+ होगा, ठीक है। और यहां से देखिए n इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, NH+ में समाएंगे। NH+ इन n इलेक्ट्रॉन्स को कैच कर रहे होंगे। H2 गैस इवोल्व होगी, बैलेंस करने के लिए मुझे लगता है N/2H2 लिखना होगा, N/2H2 लिखना होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आई होप ये वाली बात आपको क्लियर है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। N हाइड्रोजन राइट साइड, N हाइड्रोजन लेफ्ट साइड, 1m राइट साइड, 1m लेफ्ट साइड। ये वाली बात भी क्लियर है। एक एक m है, N हाइड्रोजन है, ये वाली बात क्रिस्टल क्लियर है। N+ चार्ज लेफ्ट साइड और N+ चार्ज राइट साइड, यानी चार्ज एज वेल एज मास बोथ आर कंजर्व्ड। जी हाँ, जितना मास लेफ्ट साइड उतना ही मास राइट साइड, जितना चार्ज लेफ्ट साइड उतना ही चार्ज राइट साइड। चार्ज और मास जो है वो दोनों तरफ से मिल रहे हैं, अच्छी बात है। यानी ये बैलेंस्ड इक्वेशन का एक बेहतरीन, एक शानदार केस हमारे सामने है। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब दिमाग से सोचना है, दिमाग से सोचना है। देखो स्टोइकियोमेट्री की दुनिया में कोफिशिएंट को हम मोल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कोफिशिएंट को मोल। तो ये कितना है, ये कितना है, अरे ये कितना है, 1 मोल है, ठीक है। ये कितना है, n है। अगर इसको 1 मोल मान ले, इस 1 को 1 मोल मान लिया तो ये क्या होगा, ये n मोल होगा, n मोल होगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। और मोल आपके पास है तो ये मायावी फॉर्मूला आपसे दूर नहीं है ना, ये दिल के बेहद नजदीक है। क्या मोल आपके पास है तो मोलर मास से आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा आपको। यू विल फाइंड मास, ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग मोलर मास विद नंबर ऑफ मोल यू विल गेट मास। मास मिल जाएगा आपको, ठीक है, मास मिल जाएगा। तो दिमाग लगाएं, मोल आपके पास है, मोलर मास इसका मान लेते हैं कैपिटल M या M' मान लेते हैं मोलर मास, ठीक है। M तो खुद ही है, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो मोलर मास इसका M' मान लेते हैं। तो 1 को M' से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा, M' ग्राम, हाँ M' ग्राम मिल जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 1.008, ठीक है। तो n मोल है, 1.008 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 1.008। ये लीजिए, यानी मेटल का इतना मास, M' मास, हाइड्रोजन के इतने मास के साथ रिएक्ट हुआ होगा। या हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन का इतना मास मेटल के इतने मास ने डिस्प्लेस करवाया होगा, डिस्प्लेस किया होगा, बिल्कुल। यानी ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। यानी ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं है? करना क्या है, आपको ये वाली इक्वेशन लर्न कर लेनी है। हाँ, मतलब समझकर याद करनी है, पहले समझ लेना इस इक्वेशन को, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आएगा इस पर बेस्ड। फिर कहेंगे सर ये बार बार आप इक्वेशन को कैसे लिख लेते हो, ये मायावी शक्तियां कहां से आई हैं, आप इतना कैसे सोच लेते हो। पूरे पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, चीजों को महसूस करते हुए आप लोग आगे चल रहे होंगे, तो ऐसी चीज आप भूल ही नहीं सकते हैं। सवाल ही नहीं उठता आप इसको भूल जाए, सवाल ही नहीं उठता है कि क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और आप उसको क्रैक ना कर पाए, ठीक है। तो इस बात को याद कर लो। मेरी तो
रू में बात समा गई, ठीक है, मैंने तो इसको याद कर लिया है। अब देखिए ये 1 मोल, ये n मोल, 1 मोल का मास m डैश, हाँ मोलर मास के इक्वल, हाँ 1 को m डैश से मल्टीप्लाई करोगे, 1 मोल का मास वैसे भी मोलर मास होता है। n मोल का मास क्या होगा, हाइड्रोजन का मोलर मास 1.008 है, इससे आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे इस n को, तो आपको n मोल हाइड्रोजन का मास मिल जाएगा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है कि नहीं? क्या इसे मैं इक्विवेलेंट मास बोल दूं? नहीं 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 नहीं, ये गलती नहीं करेंगे। इक्विवेलेंट मास अब तब बोल सकते हो, कब बोल सकते हो? तब बोल सकते हो जब हाइड्रोजन का मास स्टैंडर्ड मास होता है। इसको स्टैंडर्ड बना लो, कैसे बना लें इसको स्टैंडर्ड, कैसे बना लें, कैसे बना लें इसको स्टैंडर्ड? एन को इस तरफ भेज दो, अब बन गया स्टैंडर्ड, हो गया काम, हो गया काम तमाम। m डैश बाय n, m डैश बाय n इज इक्वल टू और इक्विवेलेंट टू, क्या है ये? इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट टू 1.008। जी हाँ, ये वही स्टैंडर्ड मास है जो डेफिनेशन में देखा है, ये वही स्टैंडर्ड मास है। इसके रिस्पेक्ट में मेटल का जो मास रिएक्ट हुआ है स्टैंडर्ड मास के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास। अरे वाह, मजा आ गया। ये तो सर ने प्रूव कर दिया वो वाला रिजल्ट। कौन से वाला रिजल्ट? जो कंसंट्रेशन टर्म्स में सर ने बताया था, बोला था कि इसको लर्न कर लो, बाद में इसकी डेरिवेशन हम लोग देख रहे होंगे। देख लो, वही वाला रिजल्ट आ गया। अल्लाह, ऐसा क्या? जी हाँ, ऐसा ही। कई बच्चे बोले कौन सा रिजल्ट, कैसा रिजल्ट? देखो, ध्यान से देखो, पेज भी पलट लो, पीछे जाकर देखो, महसूस करो क्या है हमारे पास इक्विवेलेंट मास। हाँ, स्टैंडर्ड मास के रिस्पेक्ट में जो भी मास रिएक्ट हुआ है, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, मेटल इज इक्वल टू मोलर मास बाय n। n क्या है? n इज वैलेंसी। n क्या है? n वैलेंसी। m डैश क्या है? मोलर मास। याद आया आपको? मोलर मास बाय वैलेंसी, मोलर मास बाय वैलेंसी। ऐसा कोई फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था, किसके लिए? इक्विवेलेंट मास के लिए। ये हमने आज पहली बार प्रूव करके देखा है, पहली बार प्रूव करके देखा है। क्या ये हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट के केस में होगा? क्या ये पहली बार होगा? नहीं, ये वो चीज नहीं जो पहली बार हो, ये हमेशा होगा। देखिए कैसे, आगे देखेंगे और मेथड भी देखेंगे, वहां भी हमें सेम रिजल्ट मिल रहा होगा। इस वैलेंसी को, जो इसकी खोपड़िया में देखिए चार्ज है, इसे हम प्यार से इस चैप्टर में एन फैक्टर का नाम भी देंगे। क्या नाम देंगे इसको? प्यार से हम लोग एन फैक्टर का नाम भी देंगे। वैलेंसी और वैलेंस फैक्टर, वैलेंसी और वैलेंस फैक्टर और एन फैक्टर। एक नंबर है, एक फैक्टर है, एन फैक्टर बोल देंगे इसको। ठीक है, इस वैलेंसी को हम एन फैक्टर भी प्यार से बोल सकते हैं। अब तो सारे बच्चों को याद आ गया होगा, जोर देकर मैंने बात बताई थी, इसकी डेरिवेशन हम बाद में देखेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अंदर। तो देख लो, वो मंजर, वो लम्हा आ चुका है। आई होप आपने इसको फील कर लिया होगा। मोलर मास m डैश है और n जो भी इसकी खोपड़ी में चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है, इसको हम वैलेंसी या फिर वैलेंस फैक्टर या फिर एन फैक्टर बोल सकते हैं। इन तमाम नामों से इसको पुकारा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, नोट बाद में कर लेंगे, कुछ रह गया है। ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, मेथड नंबर 2। क्या हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा होगा? इक्विवेलेंट मास मेटल का, सब्सटेंस का मोलर मास बाय वैलेंसी मिलेगा, या हर केस में? देख लेते हैं, किस्मत आजमा कर देख लेते हैं। किसी एलिमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम ऑक्साइड में तब्दील कर लेंगे। हाँ, ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड है। एन एलिमेंट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड फॉर्म एंड देन इक्विवेलेंट मास इज कैलकुलेटेड। उसके बाद क्या किया जाएगा? इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे? देखिए ऐसे,
हमारे पास ध्यान से देखिए, हमारे पास मान लेते हैं एलिमेंट M है, एलिमेंट M है हमारे पास, ठीक, कोई मेटल है मान लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट किया गया। हाँ, काफी सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट होते हैं ताकि ऑक्साइड बन पाए, हाँ, ताकि ऑक्साइड मिल पाए, ऐसा होता है। मेटल ऑक्साइड मिल रहा होगा, मेटल ऑक्साइड मिल रहा होगा। दूर क्यों लिख दिया? क्योंकि फॉर्मूला यहां लिखना चाहता हूं मैं, ठीक है, दिमाग लगाकर। मेटल ऑक्साइड मिल रहा होगा। क्रिस क्रॉस रूल आप लोग जानते होंगे, बचपन की वो यादें, जब बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं थी, एक ही रात को आप पूरा सिलेबस कर लेते थे, वो हसीन यादें आप लोगों के पास जरूर होंगी, ठीक है। क्रिस क्रॉस रूल उन यादों में से एक लम्हा होगा जिसे आप महसूस कर रहे होंगे। मेटल पर चार्ज अगर N+, मेटल पर चार्ज क्या है? N+, मेटल की वैलेंसी अगर N+ है और ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म में, ऐसे होता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी ज्यादा स्टेबल फॉर्म में, ऑक्साइड में, ऑक्साइड इसी को ही बोलते हैं, ऑक्साइड बनाना है तो मतलब O2- की फॉर्मेशन की बात करनी होगी, ठीक है। ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? -2 होती है। और मेटल तो कोई भी हो सकती है, सोडियम है तो सोडियम +1, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम 3+, ठीक है। तो मैंने जनरलाइज केस की बात की है, मान लिया है मेटल की खोपड़ी में चार्ज N+ है, ठीक है, ये तो जनरल केस होगा। N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो इससे बनने वाला ऑक्साइड क्या होगा? जनरलाइज्ड केस, मेटल पर चार्ज N+, ठीक है, तो N इस तरफ आ जाए, ठीक है। ऑक्साइड में ऑक्सीजन पर चार्ज क्या होगा? -2 का जो 2 है ये इस तरफ आ जाए, ठीक है। तो यहां से देखना, जो ऑक्साइड फॉर्म मिल रही होगी ये इस प्रकार से होगी, M2 इस तरफ आया होगा, M2ON, M2ON। जी हां, मेटल ऑक्साइड इस टाइप का मिल रहा होगा, M2ON टाइप का मेटल ऑक्साइड हमें मिल रहा होगा। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्रिस क्रॉस रूल आप जानते हैं, वैलेंसी के क्रॉसओवर के बाद हमें ऑक्साइड का फॉर्मूला मिलता है। अब हम इसको बैलेंस कर ले, कैसे कैसे? M2 है, M2 है, M2 है, तो ये लीजिए M2 है, ठीक है। बैलेंस हो गया? नहीं, अभी तो आपने केवल M को बैलेंस किया है, O को भी बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना है? ON है। क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई करने के बाद देखिए O कितने हैं, ON है। O यहां भी आपको N मिल पाए, इसके लिए N/2 ये कोफिशिएंट लिखना होगा, N/2। हाँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया। O आपको लेफ्ट हैंड साइड भी कितने मिल जाते हैं? O आपको लेफ्ट हैंड साइड भी N मिल जाते हैं। वेरी गुड, वेल डन। आई होप आपने भी इसी प्रकार से इक्वेशन को बैलेंस किया होगा। अब कई बच्चे सोच रहे हैं ये चार्ज वार्ज कैसे आ गया, कैसे आ गया? हमारा बचपन तो उतना अच्छा बीता नहीं कि हम पहले से सब कुछ जानते हो। चार्ज कैसे आ गया, कैसे आ गया चार्ज? तो यार बड़ा सिंपल काम है। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है। मेटल क्या होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। थोड़ा सा नीचे ले आए, ज्यादा अच्छा होगा अपने लिए। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, ठीक है। मेटल क्या होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहती है। तो बेसिकली हुआ क्या है, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, जिसकी वजह से मेटल पर चार्ज प्लस आया है और ऑक्सीजन ने इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का गेन किया है कि स्टेबल फॉर्म मिल जाए। और ऑक्साइड स्टेबल फॉर्म होती है जिसमें ऑक्सीजन की खोपड़ी पर चार्ज कितना होता है? 2- होता है। मेटल की खोपड़ी पर चार्ज अगर हम जनरलाइज्ड केस की बात करें तो N+ मान सकते हैं। इस प्रकार के क्रॉसओवर से हम ऐसा ऑक्साइड बना सकते हैं। वेरी गुड। ये M2 है तो M को 2 लिखना चाहिए। O का नंबर N है, O भी बैलेंस्ड होने चाहिए। O का नंबर लेफ्ट हैंड साइड भी N मिल पाए, इसके लिए क्या करना होगा? N/2 लिखना होगा ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए। ऑक्सीजन आपको लेफ्ट हैंड साइड भी कितने मिल जाए? जितने राइट हैंड साइड के इक्वल है, जो कि N है, ठीक है। ये बोलो क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता दो यार, जल्दी जल्दी बताओ आप। हाँ क्लियर है, ठीक है, क्लियर है ना? चलें फिर आगे। आगे देखिए मैंने क्या बोला, जो कोफिशिएंट है, जो कोफिशिएंट है इनको मोल मान सकते हैं। स्टोइकियोमेट्री की दुनिया में इनको मोल मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। जो कोफिशिएंट है इनको मोल माना जा सकता है, तभी तो हम कुछ मोल भाव कर पाएंगे। हाँ मोल मान लेंगे,
तोल मोल बोल तभी तो बोल पाएंगे, है ना। मोल भाव करते हुए हम लोग तभी तो यहां पर इक्विवेलेंट मास फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए या कोफिशिएंट को मैंने मोल मान लिया है तो 2 मोल इसके, 2 मोल इसके, n/2 मोल इसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे, O2 के होंगे, बिल्कुल n/2 मोल इसके होंगे। आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, आपस में रिएक्ट हो रहे, मोल मान सकते हैं। स्टोइकियोमेट्री की दुनिया में आप आराम से कोफिशिएंट्स को मोल मान सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। अगेन अगर आपने मोल मान लिया है तो मोल कॉन्सेप्ट का ये वाला मायावी फॉर्मूला आप अप्लाई कर ले, मास बाय मोलर मास, इसे आप अप्लाई कर ले तो इससे मास मिल जाएगा। यानी जो मोल आपके पास है 2 मोल n/2 मोल, इनको इनके रिस्पेक्टिव मोलर मास से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। देन What will you get? आपको यार मास मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा आपको? यहां से मास मिल रहा होगा। मास मिल जाएगा कैसे? देखिए जो मोल आपके पास है 2, इसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कीजिए, मास मिल जाएगा। लेट मोलर मास ऑफ कैपिटल M बी m डैश, m डैश मान लो इसका मोलर मास, तो 2 इंटू m डैश आपको इसका मास कितना मिल जाएगा? आपको इसका मास कितना मिल जाएगा? 2m डैश, आपको इसका मास कितना मिल जाएगा? 2m डैश, जी हाँ 2 इंटू m डैश, 2m डैश मास 2m डैश मिल जाएगा। यहां देखिए O2 के मोल कितने हैं? O2 के मोल n/2 है, याद रखो n/2, और O2 का मोलर मास कितना है? 16 इंटू 2 32। एक काम करो n/2 को 32 से मल्टीप्लाई करो, n/2 को 32 से मल्टीप्लाई कर दो, n/2 को 32 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। O2 की फॉर्म में है तो मोलर मास भी O2 का ही पुट कर रहे होंगे, नंबर ऑफ मोल O2 के तो मोलर मास भी O2 का आएगा, ठीक है। n/2 इंटू 32 यह आ जाएगा 16 इंटू n ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू m डैश ग्राम ऑफ मेटल, और एलिमेंट कुछ भी हो सकता है या कोई और एलिमेंट भी हो सकता है। ये जो मास है ये आपस में रिएक्ट हुए हैं तो ये मास इक्विवेलेंट होंगे। ये क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। इस 16 को 8 बना दे, हाँ 2 को इस तरफ भेज दे तो 2 8 जा 16, 8 हो जाएगा बिल्कुल। क्या ये इक्विवेलेंट मास कहलाएगा? नहीं। इसके लिए ऑक्सीजन का मास स्टैंडर्ड मास होना चाहिए, यानी ऑक्सीजन का मास 8 होना चाहिए। 8 तो हमारे पास है, काफी सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे 8 तो हमारे पास है, 8 तो हमारे पास है। अरे कमबख्त 8 ही नहीं तुम्हारे पास 8 के साथ n भी है। n नहीं होना चाहिए, n नहीं होना चाहिए, अकेला 8 होना चाहिए, 8 अलोन होना चाहिए। मास ऑफ ऑक्सीजन शुड बी 8 फॉर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। हाँ मेटल के इक्विवेलेंट मास के लिए हमारे पास ऑक्सीजन का मास 8 होना चाहिए, अकेला 8। यहां 8 इंटू n है तो काहे को टेंशन ले रहे हो? एक काम करो, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ठीक है। क्या करो? n को दूसरी तरफ भेज दो। n अगर इस तरफ आपको टेंशन दे रहा है तो टेंशन मत लो, इसको दूसरी तरफ आप भेज दो। दूसरी तरफ आप n को भेज रहे होंगे तो m डैश बाय क्या हो जाएगा? n, हाँ डिनोमिनेटर में जाएगा। हाँ इतनी हायर मैथ्स तो आप जानते होंगे। n को आप उस तरफ भेज रहे होंगे तो ये न्यूमिनेटर में नहीं जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। तो m डैश बाय n ग्राम ऑफ एलिमेंट इज इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जी हाँ, अब जो ऑक्सीजन है ये 8 ग्राम है। स्टैंडर्ड मास ऑक्सीजन का आपको यहां मिल रहा है जो कि डेफिनेशन में है। और दूसरी तरफ, इस तरफ तो अकेला आपको 8 मिल गया, दूसरी तरफ आपको m डैश बाय n मिलता है। आपको एलिमेंट का मास मिलता है जो स्टैंडर्ड मास के साथ रिएक्ट हुआ है, यानी डेफिनेशन के अंदर जो दिया है उसके अकॉर्डिंग ये तो हो गया स्टैंडर्ड मास। ध्यान से देख लो, ये तो हो गया स्टैंडर्ड मास, और स्टैंडर्ड मास के साथ जो भी मास एलिमेंट का रिएक्टेड है दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास। एक बार फिर से जादू देखो, जादू क्या है? जादू ये है, एक बार फिर से देखो इक्विवेलेंट मास, ध्यान से देखो, गौर से देखो।
अपनी ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी आंखों से देखो, महसूस करो, पानी वानी पी लो, देखो एक बार फिर से क्या मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है। एक्सपीरियंस की इन ठोकरों से आपको क्या मिलता है। देखिए, मोलर मास बाय वैलेंसी, एन क्या है, ये एम डैश तो मोलर मास है, हाँ इसका मोलर मास हमने लेट किया था एम डैश तो मोलर मास है, और ये एन क्या है, एन इज वैलेंसी, एन वैलेंसी है। यानी एक बार फिर से हमें वही महसूस हुआ है, बार बार यही महसूस होगा हमें, मोलर मास बाय वैलेंसी, और इसे एन फैक्टर भी प्यार से बोला जाता है। अरे वाह, ये वाला फॉर्मूला तो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट के केस में देखा था, ये वाला फॉर्मूला हमने ऑक्साइड फॉर्मेशन के केस में भी देख लिया है, और इस फॉर्मूला के बारे में इंट्रोडक्शन हमने जाना था जब मैंने नॉर्मेलिटी को जस्ट एक्सप्लेन किया था, बोला था फॉर्मूला की डेरिवेशन बाद में देखेंगे। देख लो, आज दूसरी बार इस फॉर्मूला को हमने डिराइव कर लिया है, मेथड अलग है तो क्या हुआ, फाइंड तो हमने इक्विवेलेंट मास ही किया है। किस फॉर्म में मिल पाया, मोलर मास बाय वैलेंसी। मोलर मास बाय एक ऐसा फैक्टर है जो इस एलिमेंट को अगर हम गौर से देखते हैं तो इसकी वैलेंसी मिलता है, इसकी खोपड़ी में चार्ज मिलता है, ठीक है। तो मोलर मास बाय वैलेंसी बोल सकते हो, एक फैक्टर बोल सकते हो जो बार बार मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एन फैक्टर। चले आगे, फिर याद कर लिया इसको आपने, हाँ पिछले मेथड में आपने इसको याद कर लिया था, दिल से लगा लो इसको, ठीक है, दिल और दिमाग दोनों में फिट कर लो, जहन में समा जाना चाहिए ये। अगर ये दोनों बातें आपके दिल और दिमाग में समा चुकी हैं, ये लीजिए एक और प्यारा सा मेथड आपके सामने है। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट के बाद हम लोग ऑक्साइड फॉर्मेशन की बात कर चुके हैं, अब ये तीसरा मेथड, लाजवाब मेथड, बेहतरीन मेथड हमारे सामने है, और इस मेथड से भी आप वैसी ही फीलिंग्स को महसूस कर रहे होंगे जैसे आपने पिछले दो मेथड में महसूस किए। क्या ये क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, इन दिस मेथड an element is directly or indirectly converted into chloride, ठीक है, क्लोराइड में एलिमेंट को तब्दील किया जाएगा, एंड देन इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इज कैलकुलेटेड। हाँ, तब उस क्लोराइड में एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट किया जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, लगे रहो यार, लगे रहो, ठीक है, जल्दी फिनिश कर लेंगे। हमारा ये सेशन 10:30 तक चलेगा, फिर आप सो जाएंगे आराम से, फिर हमारी मुलाकात सुबह हो रही होगी, ठीक है। डिनर आपने नहीं किया है तो साथ साथ डिनर कर सकते हैं यार, नोट्स बाद में बना लेंगे, ठीक है। खाते खाते आप लोग लेक्चर को देखिए, आनंद लीजिए। हाँ, थोड़ा सा लेट है मैं मानता हूँ, एक्चुअली मेरी आज दिन में ट्रैवलिंग थी, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो लेक्चर हो ही ना या फिर थोड़ा सा लेट हो जाए, तो मैंने इसलिए लेट प्लान किया, ठीक है। तो एडजस्ट कर लो, अगर आपने डिनर नहीं किया है बाद में काफ़ी लेट हो जाएगा और सुबह उठने में प्रॉब्लम होगी, तो डिनर साथ में कर लो, ठीक है, तब तक हजम भी हो जाएगा। आगे देखिए, थर्ड मेथड देखिए आपके सामने है, किसी एलिमेंट M को क्लोरीन के साथ ट्रीट किया, क्लोरीन के साथ ट्रीट किया, देखना एक बार फिर से वैसा ही मिलेगा आपको जैसा अभी तक मिलता आया है। ये आप खुद से ट्राई करें, ये आप खुद से ट्राई करें, देखना क्या मिलता है। यहां से किसी एलिमेंट M को क्लोरीन से ट्रीट किया, क्या मिलता है, क्लोराइड मिलता है, क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। और जब भी क्लोराइड का जनरल फॉर्मूला आपको लिखना हो तो वो वाली टेक्निक अब भी कामयाब रहेगी। एलिमेंट पर चार्ज मान लेते हैं, एलिमेंट की वैलेंसी मान लेते हैं n है, कोई आर्बिट्री वैलेंसी मान लेते हैं, बाकी एलिमेंट की शक्ल जो दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम आइडिया लगा लेंगे वैलेंसी क्या हो सकती है। एल्यूमिनियम है तो 3 होगी, सोडियम है तो 1 होगी, ग्रुप 2 से कोई मेंबर है तो 2 होगी, हल्का फुल्का आपको आइडिया है। नहीं तो मोस्ट ऑफ केसेस में चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन में आपको वैलेंसी वगैरह फॉर्मूला वगैरह आपको दिए होंगे, इतना दिमाग नहीं लगाना होगा, फिर भी लगाने की जरूरत होगी, जनरल फॉर्मूला आपको कहीं लिखने की जरूरत होगी तो आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। कोई एलिमेंट है, चार्ज हम लिख लेंगे N+ बोल देंगे, ठीक है। क्लोराइड बना है, मेटल और नॉन मेटल में अगर रिएक्शन हुई है इस प्रकार से, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है,
क्योंकि ये मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी कौन? मेटल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, तो यहां से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। यहां देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, क्यों? क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रॉन खाने की इच्छा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चलिए अच्छी बात है, ये तो खाने की इच्छा है, खिला देंगे इसको, ठीक है। तो देखिए जिस प्रकार से स्टेबल फॉर्म ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खाने के बाद O2 माइनस होती है, उसी प्रकार से हेलोजन की ग्रुप 17 के मेंबर्स की फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की जो स्टेबल फॉर्म होती है दैट इज X माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ठीक है। 17th ग्रुप के मेंबर हैं, 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में पहले से ही रहते हैं, एक और खा ले, हजम कर लें तो कितने हो जाएंगे? 8, मतलब नोबल गैस के इक्वल हो जाएंगे, यानी स्टेबल हो जाएंगे। यानी मैं आपको ये कहना चाहता हूं स्टेबल फॉर्म में जाने के लिए क्लोरीन को केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन खाकर क्लोराइड आयन स्टेबल आयंस के अंदर तब्दील हो रहा होगा, मतलब Cl माइनस बनेगा, ये कहना चाहता हूं, ठीक है। मेटल क्लोराइड में क्लोरीन पर चार्ज -1 मिलता है, ठीक है। Cl किस फॉर्म में मिलता है? -1 की फॉर्म मिलता है, Cl -1 की फॉर्म मिलता है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे होंगे, वैलेंसी के क्रॉसओवर के बाद हमें फॉर्मूला मिल जाएगा, इतने काहे को टेंशन लेनी है। MClN, ये किसी क्लोराइड का जनरल फॉर्मूला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। MClN ये क्लोराइड का जनरल फॉर्मूला होगा, इसमें कोई डाउट? मुद्दा क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है? M पर चार्ज N प्लस, Cl पर चार्ज -1, देख लिया। हाँ, स्टेबल फॉर्म में Cl माइनस बनाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन को स्टेबल फॉर्म बनानी हो, आयनिक फॉर्म में ऑक्सीजन स्टेबल O2 माइनस की फॉर्म में रहता है, देख चुके हैं। और फिर इस प्रकार से चार्ज कंसिडर करने के बाद, वैलेंसी के क्रॉसओवर के बाद, चार्ज के क्रॉसओवर के बाद हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। यहाँ देखिए 1 मिल रहा होगा, यहाँ N मिल रहा होगा, यहाँ देखिए 1 मिल रहा होगा, या क्या मिल रहा होगा? N मिल रहा होगा। बना लिया होगा आपने, ये इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करें? बैलेंस कर लो जल्दी से, इसको आप बैलेंस कर लो। आई होप आपने बैलेंस भी कर लिया होगा। M1 है, यहां भी M1 है, वेरी गुड। M तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। Cl को बैलेंस करना है, यहां Cl2 है और यहां Cln है। हम क्या लिख दें, हम क्या कर दें उस तरफ, क्या कोफिशिएंट कंसिडर कर लें ताकि Cl हमें उस तरफ भी N मिल जाए? मुझे लगता है N/2 लिखने से 2 से 2 कैंसिल होता हुआ प्रतीत होगा, और Cl आपको लेफ्ट हैंड साइड भी N मिल जाएंगे, राइट हैंड साइड तो N है ही। देखो राइट हैंड साइड तो Cln है ही, बात बिल्कुल सही है। मतलब हमने Cl को भी बैलेंस कर लिया है। M बैलेंस्ड है, Cl बैलेंस्ड है, और क्या चाहिए जीवन में? और चाहिए क्या? क्रिस्टल क्लियर है, इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है? चलिए, इक्वेशन अगर बैलेंस्ड है, फिर मैंने आपको क्या बोला है, कौन किसके साथ कितना रिएक्ट हुआ, ठीक है। इसके लिए आप कोफिशिएंट को मोल मान लो। ये लैंग्वेज है स्टोइकियोमेट्री की। आप कोफिशिएंट को मोल मान लो और बिंदास हो जाओ। जैसे 1 मोल इसका, ध्यान दीजिएगा, 1 मोल M का N/2 मोल क्लोरीन के साथ रिएक्ट हुआ है। हाँ, 1 N/2 के साथ रिएक्ट हुआ है। यहां नंबर 1 है, मोल एक नंबर है, ये आप जानते होंगे, और ये कोफिशिएंट से आसानी के साथ कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कोफिशिएंट भी एक नंबर है, तो इसको मोल मान लेंगे, तो ये भी मोल होगा। बात क्रिस्टल क्लियर है। मास लिखना है, हाँ, तभी तो इक्विवेलेंट मास की बात कर पाएंगे। तो मोल से मास लिखना तो बेहद आसान है। कैसे? नंबर ऑफ मोल अगर आपके पास है तो ये मायावी फॉर्मूला भी आपने सुना होगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। तो क्या करेंगे, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लेते हैं मेटल का मोलर मास m डैश है, मान लेते हैं मेटल का मोलर मास कितना है, m डैश है। तो क्या करें, 1 मोल है, हाँ 1 मोल है, m डैश से मल्टीप्लाई कर लो तो मेटल का मास आ जाएगा 1 मोल का मास, मोलर मास, हाँ m डैश ही आएगा, m डैश ग्राम। अगर लेट किया मोलर मास m डैश, ये 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होकर m डैश ही तो आपको मिल जाएगा। जी हाँ, m डैश ग्राम मेटल रिएक्ट्स विद, किसके साथ रिएक्ट हुई, इसका मोल N/2 है। लिखिए इसका मोल कितना है, N/2, N/2 लिखिए यहां पर, इसका मोल N/2 है।
इसके साथ Cl2 का मोलर मास मल्टीप्लाई होगा। हाँ, ये Cl2 का मोल है तो मोलर मास Cl2 का होता है 71। 35.5 इंटू 2, Cl2 का मोलर मास होगा 71, यानी यहां पर 71 लिख रहे होंगे तो 71 इस n/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और एक बार फिर से देख लो, इसका मोल n/2 है, n/2 है, मोलर मास 35.5 इंटू 2 71 है। आई होप ये वाली बात आपको क्रिस्टल क्लियर है। तो एक काम करेंगे, हम लोग मोलर मास को यहां पुट कर रहे होंगे और n/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना मिल जाएगा हमें मास। क्लोरीन का मास हमें मिल जाएगा जो m' ग्राम ऑफ मेटल के साथ रिएक्ट हुआ है, दैट इज 35.5 इंटू n/2 इंटू 71 इतना ही तो होगा, 35.5 इंटू n ग्राम ऑफ क्लोरीन। जी हाँ, ये क्लोरीन का मास है, ये मेटल का मास है, ये आपस में इक्विवेलेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट हुए, बिल्कुल रिएक्ट हुए। क्या इस मास को हम इक्विवेलेंट मास बोल दें? नहीं, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला मास स्टैंडर्ड होना चाहिए। काफी सारे बच्चे बोलेंगे क्लोरीन का मास तो 35.5 मिलता है डेफिनेशन में 35.5 मिलता है, ये तो स्टैंडर्ड है, और 35.5 यहां है। काफी सारे स्टूडेंट इस मिसकंसेप्शन को अपने दिमाग में पाल रहे होंगे, यहां 35.5 है, अरे देखो NBH के साथ में 35.5 अलोन होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, N नहीं होना चाहिए। तो क्या करें, इस N को इस तरफ भेज दो, हाँ कोई टेंशन नहीं है। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, अब देखो उन नजरों से, जिन नजरों से आपने बार बार देखा है डेफिनेशन को, उन नजरों से देखो। 35.5 क्लोरीन का मास स्टैंडर्ड मास है। हाँ, इसके साथ जो भी मास रिएक्ट हुआ है मेटल का, एलिमेंट का, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास। एक बार फिर से जोरदार तरीके से हम लोगों ने देख लिया है कि स्टैंडर्ड मास के साथ जो भी एलिमेंट का मास रिएक्ट हुआ है वो इस फॉर्म में है, वो इक्विवेलेंट मास इस फॉर्म में है। एक बार फिर से हमने देख लिया है, वही बात बार बार दोहराते हुए वही बात हमने देख ली है। क्या देख ली है? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, ये m' क्या मोलर मास, और n क्या है? n इज वैलेंसी, यानी मोलर मास बाय वैलेंसी, मोलर मास बाय वैलेंसी, मोलर मास बाय वैलेंसी। और इस वैलेंसी को n फैक्टर भी बोला जा सकता है। अरे वाह, ये तो हमने बार बार देख लिया। जी हाँ, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट हो, ऑक्साइड फॉर्मेशन हो, क्लोराइड फॉर्मेशन हो, कुछ भी हो, इक्विवेलेंट मास का यही एक्सप्रेशन मिलता है। क्या हम अब इस एक्सप्रेशन को क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं? सजाने के लिए नहीं लिखा है, सजाने के लिए महसूस नहीं किया हमने कि नोटबुक में लिख लेंगे, बाद में अगली जनरेशन के काम आ जाएगा। नहीं, ये इसलिए लिखा है ताकि आप लोग अपने एग्जाम के अंदर इसको बिंदास यूज कर पाओ। हाँ, यूज कर लेना, क्वेश्चन एक एक लाइन में सोल्व हो जाएंगे। इक्विवेलेंट मास पूछा होगा, ये पूरा कार्यक्रम आप नहीं लिखेंगे, इसकी रचना आप नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, मोलर मास को डायरेक्टली वैलेंसी से डिवाइड कर लो और आगे बढ़ जाओ, खटाक ठोको ताली, ऑप्शन को करो टिक, आगे बढ़ जाओ, हो जाएगा काम, हो जाएगा काम, हो जाएगा काम। ठीक है, बात क्लियर है? लो, मेथड नंबर 4, लास्ट मेथड। इसी के साथ आज का थ्योरी पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा और 10-15 मिनट्स हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे और मजा आ जाएगा यार। और जीवन में चाहिए भी क्या है और कुछ नहीं चाहिए। और ये जो मेथड नंबर 4 है ना यार, ये मेथड नंबर 4 बेस है एक फेमस बेहतरीन लॉ का, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, तो मेथड नंबर 4 को आप ये मत सोचिए कि इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए ही केवल मेथड नंबर 4 भी इस्तेमाल में आएगा। नहीं, इक्विवेलेंट मास तो आप अननोन यहां से आसानी के साथ फाइंड ही कर लेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इससे भी आप इक्विवेलेंट मास फाइंड कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा ये बेस है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का, जिस लॉ पर बेस्ड है, जिस लॉ पर पूरी नींव टिकी हुई है किसकी, टाइट्रेशन की। ठीक है, वह मायावी लॉ, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है।
तो जल्दी से इस मेथड को देख लेते हैं। इतना अगर इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, है ना, पूरा फोकस, पूरी एनर्जी, पूरी शिद्दत, है ना, दिल और जान एक करते हुए देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्या कहता है मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, क्या कहता है, मोर एक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेसर एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन। जी हाँ, सोल्ट सॉल्यूशन से ज्यादा एक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर सकती है कम एक्टिव मेटल को। सुना होगा आपने, अरे सुना है कि नहीं सुना है? इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां तक तो बात बिल्कुल सही है, ये तो गली का हर बच्चा जानता है, ठीक है, ऐसा तो कोने कोने में शोर है, गली का हर बच्चा जानता है ये बात। तो जो अलग बात है ना, जो अलग बात है, जो अलग बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अलग बात है, जो आगे चलकर एक फेमस लॉ की फॉर्म में बात प्रकट होने वाली है, इस बात को सुनिए। प्रूफ नहीं दूंगा आज केवल इस बात को आपके कान में डालकर छोड़ दूंगा। प्रूफ इसका कल मिलेगा, कल मिल जाएगा प्रूफ, ठीक है, कल इसका आपको प्रूफ मिल रहा होगा। द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड मेटल bear the same ratio as their equivalent weight, as their equivalent weight। क्या चीज है ये कहना चाह रहा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो होते हैं ये इक्वल होते हैं, ये कहना चाहता है। और इस लॉ को लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के नाम से भी हम लोग आगे चलकर जान रहे होंगे। पता क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना आप मेरी बात। ए प्लस बी आपस में रिएक्ट हुए, ए प्लस बी आपस में रिएक्ट हुए, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, सी प्लस डी बना, सी प्लस डी बना। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस की बात आगे चलकर आपको बता रहा होगा, प्रूव करके भी मैं आपको दिखा दूंगा। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ये बात सामने आएगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ वन सब्सटेंस ए will be equal to number of gram equivalents of another substance, number of gram equivalents of another substance B। इन दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, सेम सेम होंगे, ठीक है, क्या होंगे, सेम सेम होंगे। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को लिखने का जो बेहतरीन फॉर्मूला होता है, पेज पलट कर देखो, पीछे जाओ, नॉर्मेलिटी में भी मैंने आपको बताया था, याद करो, महसूस करो, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जहां ये बताया था वहां इसके साथ में एक और फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल के लिए होता है मास बाय मोलर मास। ठीक उसी प्रकार से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए होता है क्या, मास बाय मोलर मास। नहीं, मोलर मास किया तो क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करना है, हाँ, इससे हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइंड करने का तरीका है। ये तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है, ये कहता है जब भी दो चीजें रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, रिएक्ट होती है, तब उनके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम मिलते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम मिलने का मतलब है मास ऑफ ए बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ए, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए। इसको कैसे लिखें स्टाइल से, इक्विवेलेंट मास, ईएम लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू, इसके भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमें लिखने होंगे क्योंकि आपस में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम है। तो मास ऑफ बी बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ बी, इक्विवेलेंट मास ऑफ बी,
इक्विवेलेंट मास ऑफ बी। क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? तो एक काम कीजिए, इनको कर लो रीअरेंज। एक तरफ तो इक्विवेलेंट मास लिख लो और एक तरफ मास लिख लो, ठीक है। यहां मास है तो इस मास को आप इस तरफ भेज दो, और यहां इक्विवेलेंट मास है तो इस इक्विवेलेंट मास को आप इस तरफ लिख दो, रीअरेंज कर लो। ऑन रीअरेंजिंग द टर्म्स वी गेट मास ऑफ ए बाय मास ऑफ बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ ए, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ बी। जो मास जो रिएक्ट हुए या फिर जो डिस्प्लेस हुए, इनका रेशियो इक्विवेलेंट मास के रेशियो के इक्वल मिल जाएगा, इक्विवेलेंट मास के रेशियो के इक्वल मिल जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये लॉ तो हम जानते नहीं है, ये बात आपने लिख दी, इसको आप बाद में जान लोगे। ये जो बात आई है ना, ये जो प्रूफ आया है, ये कहां से होता हुआ है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से होता हुआ है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या है ये आप आगे चलकर जान रहे होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो इसका, थोड़ा कंफर्टेबल फील आप लोग कर लोगे। एग्जाम्पल देख लो, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी मैंने बिल्कुल बेसिक से बात की है। इस लास्ट वाले मेथड को आप रिपीट भी कर लोगे, हाँ, वीडियो खत्म होने के बाद आप इसको रिपीट भी कर लोगे, तो मुझे लगता है ज़्यादा क्लैरिटी के साथ चीज़ें आपके जहन में बैठ रही होंगी। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसका प्रूफ आप पहले से नहीं जानते हो। डायरेक्टली मैंने इसको अप्लाई कर दिया है, दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर दिया है, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए फॉर्मूला है मास बाय इक्विवेलेंट मास। ए के लिए अप्लाई किया, मास बाय इक्विवेलेंट मास बी के लिए अप्लाई किया, रीअरेंज कर दिया। जो स्टेटमेंट में दिया गया है ये मैथमेटिकली निकल कर सामने आ गया है, और ये तब सामने आया है जब दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को इक्वेट किया है, जब इस खूबसूरत लॉ को हमने अप्लाई किया है। इसका प्रूफ क्या है, कैसे इसको आगे चलकर महसूस कर रहे होंगे, कर लेंगे इसके बाद, ठीक है। प्रूफ दे दूंगा, फिलहाल रट लो, इसको याद कर लो। जैसे आपने इक्विवेलेंट मास के लिए फॉर्मूला पहले याद किया था, तो क्या आज आपको प्रूफ मिल गया है? मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास बाय वैलेंसी, हाँ 3 बार प्रूव करके दिखा दिया मैंने, और क्या लोगे आप लोग। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लो, आप लोग कंफर्टेबल फील कर रहे होगे, कंफर्टेबल फील कर रहे होगे। कैसे अप्लाई करोगे क्वेश्चन में आ जाए तो देखिए हुआ क्या, हुआ कि जो ऐसा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन पीस डाल दिया। एज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम सोल्ट सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स FeSO4। क्या करेगा ये देखिए, 2+ चार्ज है, यहाँ 2- चार्ज है, सल्फेट पर 2- होता, फिलहाल 0 है, रिएक्ट होने से पहले चार्ज 0 है। आयरन जो है इस कॉपर के साथ रिएक्ट होगा, इसे डिस्प्लेस करेगा। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है, इस कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, यहां से दफा हो जाएगा। तो क्या बनेगा? FeSO4 बनेगा, और कॉपर देखिए डिस्प्लेस हो गया, कॉपर देखिए डिस्प्लेस हो गया। कुछ ऐसा हुआ है, मंजर कुछ ऐसा हुआ है, मतलब आयरन और कॉपर की रिएक्शन हुई है, ठीक है। तुम बोल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ, ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन आए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ आयरन, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए क्या करना होगा? मास बाय इक्विवेलेंट मास, मास बाय इक्विवेलेंट मास। इस प्रकार से एक बार कॉपर के लिए अप्लाई कर लो, कॉपर का मास बाय कॉपर का इक्विवेलेंट मास, ठीक है, और एक बार इसको आयरन के लिए अप्लाई कर लो, मास बाय इक्विवेलेंट मास। इस प्रकार से दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को आप इक्वेट कर दोगे, इस लॉ को आप अप्लाई कर दोगे, मास बाय इक्विवेलेंट मास एक बार आयरन के लिए अप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगी एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। तो कुछ भी एक अननोन दिया होगा उसको फाइंड कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, टैकल कर लेंगे हम लोग, कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात यहां पर नहीं है, ठीक है। तो नोट कर लिया आपने, चले आगे। एग्जाम्पल भी आपने देख लिया, एग्जाम्पल की बात इसलिए की क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैटर है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लिया हमने। चलिए 2 क्वेश्चन तो देखिए आज के सेशन में पहले ही देख चुके हैं, ठीक है, ये वाले 2 क्वेश्चन। अब ये 3rd क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने, देखते कितने स्टूडेंट क्रैक कर पाएंगे इसको, देखते हैं। If 2.4 gram of metal displaces 1.135 liter of hydrogen at STP condition,
इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल वुड बी, मेटल का इक्विवेलेंट वेट आप बता दें। क्वेश्चन लिखिए, जल्दी से लिखिए क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूं, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा। जब भी क्वेश्चन हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड पर बेस्ड आपको मिलेगा तो ये वाले जो इक्वेशन है ना, जो आपने याद कर ली थी, ये वाली इक्वेशन नहीं याद की थी तो याद कर लो। देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया है, तो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड जब भी क्वेश्चन आएगा तो जल्दी से हम इसको लिख लेंगे। हाँ, कंफर्टेबल फील करने के लिए जल्दी से हम इसको लिख लेंगे। इसके बारे में पीछे बातचीत हो चुकी है, पीछे जाकर भी आप देख सकते हो। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लेंगे। अब देखिए 2.4 ग्राम मेटल है, मेटल इज 2.4 ग्राम, इसको लिख लेंगे। इसके अलावा एसटीपी कंडीशन दी है, इसकी वॉल्यूम दी है, हाइड्रोजन गैस जो डिस्प्लेस होगी एसटीपी कंडीशन पर इसकी वॉल्यूम दी है। व्हाट इज गिवन, इसको यहां पर मैंने मेंशन कर लिया है। ठीक है, वेट और वॉल्यूम को कैसे रिलेट करें, डायरेक्टली तो नहीं कर पाएंगे रिलेट, क्या करें, मोल फाइंड करेंगे। मोल कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमें यार यहां पर दिया हो वेट तो मोल फाइंड करने का तरीका रहता है गिवन वेट बाय मोलर वेट, गिवन मास बाय मोलर मास, एमडेस मान लेंगे इसका मोलर मास, तो इसके मोल आ जाएंगे, ये इसके मोल होंगे। इसके मोल कैसे फाइंड करें, मोल कॉन्सेप्ट का थर्ड मायावी फॉर्मूला हमारे पास है, क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी कंडीशन डिवाइडेड बाय 22.7। वॉल्यूम ऑफ गैस इन एसटीपी कंडीशन इज 1.135 डिवाइडेड बाय 22.7। हाँ, ये वाला फॉर्मूला मोल फाइंड करने का आप जानते हैं। लो भैया, अब दोनों को हमने मोल में तब्दील कर लिया है, अब हमारे लिए काम बेहद आसान होगा। ठीक है, तो एक काम करो, डेसिमल को हटा लो, नीचे 1000 जाएगा। ठीक है, और इस डेसिमल को आप हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, तो मतलब 1/100 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 1/100 हमें मिल रहा होगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कैंसिल कर दो, फिर इस प्रकार से कैंसिल कर दो, यहां मिलेगा 1/100। ठीक है, और एक जीरो को आप इसके साथ लिख दोगे। ठीक है, एक जीरो को इसके साथ लिख दोगे, या एक 10 को इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11352 हाँ, ये ऐसा कुछ मिलेगा, 2270, यानी 1/20 मोल मिल जाएंगे। इन शॉर्ट में कहना चाहता हूं 1/20 मोल मिल जाएंगे। कैलकुलेशन आप कर लो, 1/20 मोल शायद आपको भी मिल पाए होंगे। ठीक है, 1/20 मोल शायद आपको भी मिल पाए होंगे। मिल चुके इतने मोल? अरे रटो मत यार, कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है हर किसी का अपना होता है। तो देख लो, क्या फाइनल आंसर आपने भी जिस प्रकार से कैलकुलेशन की होगी उससे 1/20 मोल ही नंबर ऑफ मोल आपको मिल पाए हैं? क्या आपका आंसर भी नंबर ऑफ मोल का यही आया है? वेरी गुड, अगर इतना आया तो अच्छी बात है। यहां मोल हमारे पास इतने हैं, इस केस में मोल हमारे पास इतने हैं। क्या इन नंबर ऑफ मोल को डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। रिएक्टेंट के मोल्स को प्रोडक्ट के मोल से डायरेक्टली हम इक्वेट नहीं कर सकते, सेम मोल नहीं होंगे, कोफिशिएंट अलग है, कोफिशिएंट अलग है। क्या इनको सेम बनाया जा सकता है? हां, सेम बनाया जा सकता है। एक शानदार टेक्निक है जिससे इनको सेम बनाया जा सकता है। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मोल रेशियो, यानी जितने जितने मोल है ना उनको इनके रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। 2.4 बाय m डैश को मैंने इसके कोफिशिएंट 1 से डिवाइड किया, इसका कोफिशिएंट 1 है, इससे डिवाइड किया, और इसके जो भी मोल मिल पाए 1/20, शायद इतने ही मिल पाए हैं 1/20। इन 1/20 मोल को, जिसके भी 1/20 मोल है, इनको इसके कोफिशिएंट से डिवाइड किया। हाँ, इस कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे, इस कोफिशिएंट से इसको डिवाइड करोगे। ये मैंने आपको स्टोइकियोमेट्री में बताया है। ऐसा जब भी आप काम करोगे तो आप इनको इक्वेट कर पाएंगे। हाँ, स्टोइकियोमेट्री में सीखा है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मोल रेशियो। ये हमने मोल रेशियो को अप्लाई किया है। ठीक है, अप्लाई मोल रेशियो, मोल रेशियो, तब इनको इक्वेट कर पाओगे। इक्वेट कर लिया, अच्छी बात है। क्या होगा ऐसा करने से? कम से कम क्वांटिटीज को रिलेट तो कर पाएंगे।
क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मैं भी नहीं जानता हूं, कम से कम क्वांटिटीज को रिलेट तो कर पाएंगे। देखिए यहां पर ये 10 मिलता है बिल्कुल, और 10 n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये बोल सकते हैं n 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू n हो जाएगा, यानी आपको मिलता है 2.4 बाई एम डैश इज इक्वल टू 1 बाई 10 इंटू n, ऐसा मिलता है। अरे वाह, कुछ दिखाई दे गया मुझे तो। क्या इस एम डैश को इस तरफ भेज दें, इस एम डैश को तो इस तरफ हम भेज दें और 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा करने पर इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। कैसे? इस प्रकार से लिखने पर हमें मिलता है एम डैश बाय एन, एम डैश उस तरफ जाएगा तो एम डैश बाय एन मोलर मास बाय वैलेंसी, हाँ इक्विवेलेंट मास मिलता है, इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई हुआ कितना हुआ है 24, इज इक्वल टू 24, यानी दिस इज इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू 24, दैट मीन्स फाइनल आंसर विल बी आई होप 24। इसको लॉक कर दें क्या? कैलकुलेशन अगर सही तरीके से हुई है तो आंसर 24 आएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन दीप शिखा, वेल डन उषा, देवव्रत, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 1 2 3 4, वेरी गुड। चले आगे, चलिए आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। मास दिया है, पहले तो इक्वेशन को लिख लो, मास दिया है, वॉल्यूम दी है, मोल में तब्दील कर लो। मोल को डायरेक्टली आप रिलेट नहीं करते हो, डायरेक्टली आप इक्वेट नहीं कर पाओगे, लेकिन मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट से आप डेफिनेटली इनको इक्वेट कर दोगे। मोल रेशियो क्या कहता है? जो मोल आपके पास है ना, उनको डायरेक्टली इक्वल पुट ना करो, आप क्या करो, जो कोफिशिएंट है इनके रिस्पेक्टिव, उन कोफिशिएंट से भी डिवाइड कर लो। इन मोल को देखो, यहां कोफिशिएंट 1 है, यहां कोफिशिएंट 1 है, तो इस 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है, और यहां कोफिशिएंट देखिए n/2 है, तो इस मोल को n/2 से डिवाइड कर दो। अब जाकर ये इक्वल हो जाएंगे, सेम लेवल पर होंगे, ठीक है, इक्वल हो जाएंगे, वेट कर दो। और ऐसे केस में रीअरेंज करते हुए ये फाइंड कर लो, मोलर मास बाय वैलेंसी ही इक्विवेलेंट मास होता है, तो इक्विवेलेंट मास आपको 24 मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी झोली में आपके सामने है, देखिए इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इज 4, इक्विवेलेंट वेट 4 है, एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट 4 है, मतलब उसका मोलर मास बाय वैलेंसी ये 4 दिया है, हाँ मोलर मास बाय वैलेंसी ये 4 दिया है। ये कहना चाह रहा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कहना चाहता है इसको लिखते चलेंगे, ये 4 दिया है। इट्स क्लोराइड हैज वेपर डेंसिटी 59.25, वेपर डेंसिटी दी है। वेपर डेंसिटी क्या होती है? वेपर डेंसिटी होती है, क्लोराइड की दी है, ये एलिमेंट की वेपर डेंसिटी नहीं, क्लोराइड की वेपर डेंसिटी है, मतलब मोलर मास ऑफ क्लोराइड बाय 2 ये दिया है। मोलर मास को 2 से डिवाइड करने पर जो आएगा उसको वेपर डेंसिटी बोलते हैं, याद है ना आपको? हाँ, वेपर डेंसिटी आपको दी है 59.25, अच्छी बात है। देन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज, एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी? मतलब आपसे क्या पूछा गया है? आपसे एन पूछा है, एलिमेंट की खोपड़ी में क्या चार्ज होगा जब इसने क्लोराइड बनाया होगा, ये एन आपको फाइंड करना। देखते कितने स्टूडेंट इस एन को फाइंड करने में कामयाब हो पाएंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ठीक है, और 1 मिनट का टाइम आपके पास है। सफिशिएंट टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 मिनट। 1 मिनट में देखते कितने स्टूडेंट आंसर तक पहुंच पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन एक बेहतरीन अंदाज में आपने मुझसे पहले अप्रोच कर लिया था, अच्छी बात है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने स्टूडेंट अप्रोच कर पाएंगे। फिर आपको बोलूंगा सक्सेस जो है ये मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, तो जो मेहनत करेगा ना उसी में चमक आएगी। बाकी जो लल्लू की तरह बैठा रहेगा वो फिर लल्लू ही बन जाएगा एक दिन, उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, चमक उसमें नहीं आएगी। और आप जानते हैं सोना भी कुंदन जो बनता है तपकर ही बनता है, ठीक है, तो आप भी कुंदन तभी बनेंगे, आपके अंदर भी चमक तभी आएगी जब मेहनत नाम की तपस्या आप लोग कर रहे होंगे। उम्मीद है आप लोग इस पथ पर चलते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और मेहनत करने से बिल्कुल नहीं चूकेंगे, पीछे नहीं रहेंगे।
ऐसा मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं। अगर मैं अपने पार्ट में आइडियल रहता हूं तो आपको भी रहना चाहिए। काफी बार क्लास में बोलता हूं मैं, यार आप लोगों के पास तो इतनी ज्यादा मोटिवेशन है अपने रिजल्ट के लिए, आपकी लाइफ चेंज होगी, कुछ हद तक पेरेंट्स की लाइफ चेंज होगी, इंडिया लेवल पर सोचें तो आसपास के लोगों को भी आप अफेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कुछ पाएंगे तभी तो कुछ किसी को दे पाएंगे। खुद ही कुछ नहीं करेंगे तो दूसरों की कैसे मदद कर पाएंगे। एक भिखारी कभी अंबानी की मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक अंबानी लाखों भिखारियों की मदद कर पाएगा। ठीक है, तो सोच लो क्या बनना है। देखिए, इस केस में मोलर मास ऑफ क्लोराइड की हम बात करें तो मान लेते हैं मेटल इस प्रकार की है, मान लेते हैं मेटल इस प्रकार की। ठीक है, देखना कि स्टाइलिश तरीके से मैं क्लोराइड का मोलर मास लिख रहा हूं। मेटल इस प्रकार से, और क्लोराइड है तो क्लोरीन पर चार्ज ये होगा। तो जब भी अननोन क्लोराइड की बात करनी हो तो मेटल को अननोन मानते हुए, N प्लस चार्ज को अननोन मानते हुए, क्लोराइड है तो Cl तो नोन है, इसका चार्ज भी नोन है, -1 लिखते हुए इस प्रकार से वैलेंसी के क्रॉसओवर से जो कंपाउंड बनेगा, जो क्लोराइड बनेगा, इसको लिख लो MClN। ये मैंने पहले भी थ्योरी में आपको सिखाया है। ठीक है, अब मोलर मास ऑफ क्लोराइड लिख लो। मेटल का मोलर मास इज M डैश प्लस क्लोरीन का मोलर मास इज 35.5 इंटू N। ठीक है, इंटू N। क्लियर है बात? ये मोलर मास होगा, इसका M डैश, इसका 35.5, और N टाइम्स है तो इंटू N होगा। ठीक है, डिवाइड बाय 2 इज वेपर डेंसिटी। ठीक है, दिस इज वेपर डेंसिटी 59.25। अब क्या करें, इस 2 को इस तरफ आप भेज देंगे तो आपको क्या मिलता है, यहां से एक रिजल्ट मिलता है M डैश प्लस 35.5 इंटू N। वेपर डेंसिटी के इस एक्सप्रेशन से एक रिजल्ट मिलता है, इज इक्वल टू क्या मिलता है, 118.5। हाँ, ये मिलता है। ठीक है, और आपको दिया गया है इक्विवेलेंट मास मेटल का, एलिमेंट का। हाँ, मेटल है, एलिमेंट जो भी है। ठीक है, एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास आपको दिया है, क्लोराइड का नहीं दिया है। किसका दिया है, देखो किसका दिया है, एलिमेंट का दिया है। तो ठीक है, तो एलिमेंट का मोलर मास बाय वैलेंसी आपको दिया है, ना कि एलिमेंट के अलावा क्लोराइड है, क्लोराइड का मोलर मास बाय वैलेंसी नहीं, ये नहीं दिया है। क्लोराइड का मोलर मास बाय वैलेंसी आपको नहीं दिया है, आपको एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास दिया है, मतलब एलिमेंट का मोलर मास बाय वैलेंसी। ठीक है, क्लियर है, ये 4 दिया है। तो यहां से हमारे पास एलिमेंट का मोलर मास M डैश N की टर्म्स में आ जाएगा। N को इस तरह भेज दो तो M डैश इज इक्वल टू 4N, M डैश इज इक्वल टू 4N, यहां से मिलता है। ठीक है, एक काम कीजिए, M डैश को 4N से आप रिप्लेस कीजिए, 4N प्लस 35.5 इंटू N इज इक्वल टू 118.5। यहां से क्या मिलता है, 39.5 इंटू N इज इक्वल टू 118.5। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब क्या करें, मुझे लगता है 3 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। 39.5 3 जा 118.5 होता है, 3 बचेगा, बाकी सब कुछ उड़ जाएगा। ठीक है, N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N इज इक्वल टू 3। N इज इक्वल टू 3, सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। सिमिलर पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन, सिमिलर पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन ये है। ठीक है, ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। सिमिलर पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन ये है। वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड, एक बार फिर से वैसा ही दिया है। वेपर डेंसिटी का मतलब, अरे वेपर डेंसिटी का मीनिंग क्या है यार, जल्दी से कर लो साथ में। मोलर मास बाय 2 है ना, और मेटल क्लोराइड की बात की अब हम लोग जानते हैं, अननोन मेटल ऐसे मानने हैं। ठीक है, और क्लोराइड को हमें ऐसा मानना है Cl माइनस की फॉर्म में, और फॉर्मूला यहां से वैलेंसी के क्रॉसओवर के बाद हमें ये मानना है, ये सारे बच्चे जानते हैं, MClN। ठीक है, 1 इस तरफ आएगा, मेंशन करने की जरूरत नहीं है, MClN। तो मोलर मास क्लोराइड का क्या हो जाएगा, मेटल का मोलर मास इज M डैश, क्लोरीन का मोलर मास इज 35.5। ठीक है, इंटू N आएगा, इंटू N बाय 2। दिस इज वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इज 77। और क्लोराइड की वेपर डेंसिटी है तो देखना, मोलर मास भी मैंने इस पूरे क्लोराइड का लिखा है। ठीक है, मोलर मास बाय 2 इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। हाँ, एंड दिस वेपर डेंसिटी इज गिवन
दिस इज गिवन एंड इज इक्वल टू 77। ठीक है, तो इक्वेट किया मैंने, तो यहां से m डैश प्लस 35.5 इंटू n इज इक्वल टू 154। 2 को इस तरह भेज दो तो एक रिजल्ट ये मिलता है। दूसरा रिजल्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 3। केवल मेटल की बात की, मतलब मेटल के मोलर मास बाय वैलेंसी, इसकी बात की। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 3। हाँ, इक्विवेलेंट वेट मेटल का कितना है, 3 है। यानी m डैश इज इक्वल टू 3n, m डैश इज इक्वल टू 3n। ठीक है, m डैश इज इक्वल टू 3n। क्या करें, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? एक काम करते हैं, n को फाइंड कर लेते हैं फिर से। ठीक है, यहां पुट कीजिए, 3n को यहां पुट कीजिए, कितना हो जाएगा? अगर m डैश को 3n यहां पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 38.5n इज इक्वल टू 154। ठीक है, और ये फोरजा हो जाएगा मुझे लगता है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। n की वैल्यू अगर 4 है, यहां देखिए, अगर n हम जानते हैं तो मोलर मास मेटल का बता सकते हैं यहां से। हाँ, n की वैल्यू 4 है, m डैश बाय 4, n की वैल्यू 4 है। हाँ, n की वैल्यू 4 है, m डैश बाय 4 इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहां से देखिए m डैश मिल पाएगा, m डैश कितना मिल पाएगा? m डैश इज इक्वल टू 12, m डैश इज इक्वल टू 12, बिल्कुल m डैश 12 मिल पाएगा। यानी मोलर मास मेटल का 12 है। एटॉमिक मास पूछा है, जितना मोलर मास होता है ना, ये मोलर मास तो ग्राम में होगा। ठीक है, जितना मोलर मास होता है उतना ही न्यूमेरिकली एटॉमिक मास भी होगा मेटल का, लेकिन यूनिट अलग होगी, यूनिट अलग हो। एटॉमिक मास की यूनिट AMU होगी। तो मोलर मास आप फाइंड कर लो, न्यूमेरिकली उतना ही एटॉमिक मास मिल जाएगा। यूनिट क्या मिल जाएगी? AMU मिल जाएगी। मोलर मास ग्राम में होता है, ठीक है, और एटॉमिक मास AMU में होता है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, यूनिट अलग हो जाएगी, तो कोई टेंशन नहीं है। वैसे भी यूनिट का तो कोई चक्कर नहीं है, यूनिट की तो कोई बात भी नहीं कर रखी है। ठीक है, लेकिन हमने हमारी कन्वीनियंस के लिए यूनिट भी मेंशन कर लिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन। द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज 27। ठीक है, एटॉमिक वेट दिया है, इट्स इक्विवेलेंट वेट इज 9। फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, अरे वेरी सिंपल, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो मेटल के लिए। इक्विवेलेंट वेट, वेरी सिंपल, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज 27। ठीक है, एटॉमिक वेट आपको दिया है, जितना एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट इज 27 AMU। अभी अभी मैंने आपको बताया उतना ही मोलर वेट होगा, मोलर मास होगा, लेकिन यूनिट अलग होगी, 27 ग्राम। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इट्स इक्विवेलेंट वेट इज 9। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट होगा मोलर मास बाय वैलेंसी, मोलर मास बाय वैलेंसी। ये जो इक्विवेलेंट वेट है ये 9 दिया है, और मोलर मास 27 है। वैलेंसी मिल जाएगी, कितनी मिलेगी? वैलेंसी को उस तरफ भेज दो, 9 को इस तरफ ले आओ, 9 3 27। वैलेंसी कितनी मिल जाएगी? वैलेंसी मेटल की 3 मिल जाएगी। यानी ये सारी बातें किसके लिए? फॉर मेटल, फॉर मेटल, मेटल के लिए सारी बातें। ये वैलेंसी किसके लिए? वैलेंसी भी मेटल की है। अगर मेटल की वैलेंसी 3+ है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो मेटल की वैलेंसी पॉजिटिव होगी, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा तो प्लस चार्ज आएगा। वैलेंसी अगर 3 मिल पाई है तो यहां देखिए चार्ज कितना होगा? 3+ चार्ज होगा। इससे बनने वाले क्लोराइड की बात करनी है तो क्लोराइड में Cl पर चार्ज क्या होता है? -1। तो वैलेंसी के बारे में पता लगा लिया है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला जहां बताना है, ऐसे क्वेश्चंस में फाइंड फॉर्मूला, तो ऐसे क्वेश्चन में वैलेंसी के बारे में आइडिया लगाना होगा। वैलेंसी पता चलते ही क्वेश्चन ढेर हो जाएगा। जी हाँ, हाँ, क्वेश्चन की असली जान यही है। फॉर्मूला हम तभी बता पाएंगे जब हमारे पास वैलेंसी होगी। ठीक है, फाइनल फॉर्मूला इज MCl3 which is not given in option number 1, 2 as well as in option number 3. Hence final answer is none of these, none of these. ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। हमने
जोरदार तरीके से इक्विवेलेंट मास को महसूस किया, मोलर मास बाय वैलेंसी या फिर एन फैक्टर होता है। इस पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस की बात कर ली है। नेक्स्ट सेशन में क्या होगा, नेक्स्ट सेशन में इस वैलेंसी और एन फैक्टर के ऊपर हम लोग महारत हासिल कर रहे होंगे, ताकि कभी भी एग्जाम के अंदर इक्विवेलेंट मास निकालने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए ऑलराइट, इन्हीं तमाम खूबसूरत बातों के साथ ही आज के सेशन का हम लोग एंड कर रहे होंगे और एक बार फिर से पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ हम लोग मिल रहे होंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।